ने जब जिस पार्टी में हम रहे हैं तब हमने कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर कोई और पार्टी के लोग नहीं बात करते, बात कर भी नहीं सकते। उनके अंदर यह कुव्वत नहीं है। कोर्ट के खिलाफ कौन बोलेगा, कोर्ट के खिलाफ कौन बोलेगा? जिसका एक पैर कभी अंदर कभी बाहर, वह कोर्ट के खिलाफ नहीं बोल सकता है। राष्ट्रीय लोक जनता दल ही आज की तारीख में ऐसी पार्टी है जो कोर्ट में भी गड़बड़ी हो तो उसके खिलाफ भी बोलने का काम करेगा। और हम बोलते रहे। हम जब भारत सरकार में मंत्री थे उस वक्त हमने महसूस किया देश के शासन के जो 3 अंग हैं उसमें न्यायपालिका का सबसे ज्यादा महत्व आज की तारीख में, सबसे ज्यादा महत्व न्यायपालिका का है। कई बार सरकार निर्णय ले लेती है, पार्लियामेंट निर्णय ले लेता है और उसके बाद कोर्ट में मामला जाता और कोर्ट में बैठे हुए जज साहब एक कलम चलाते हैं और सारा का सारा निर्णय समाप्त हो जाता है। भाइयों और मित्रों, ऐसा इसलिए हो रहा है कि कोर्ट में जो बैठे हुए लोग हैं वहां सोशल डाइवर्सिटी नहीं है। कोर्ट में जो बैठे लोग हैं उनको जनता की भावना से कोई लेना देना नहीं। कोर्ट में जो बैठे हुए लोग हैं उनको गांव के लोग किस तरह से अपना जीवन जीते हैं, उनको न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, न्याय देने के लिए सबसे बड़ी संस्था जो जवाबदेह है उसी संस्था में आज अन्यायपूर्ण व्यवस्था है, उसी संस्था में अन्यायपूर्ण व्यवस्था है। इसके खिलाफ भी हम बोलते रहे। और अन्यायपूर्ण व्यवस्था इसलिए है कि कोर्ट में बैठे हुए लोगों ने खुद ही ऐसी व्यवस्था कर ली। हिंदुस्तान के संविधान में कहीं से नहीं लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की बहाली होगी। आज जिस तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बहाल हो रहे हैं, संविधान में उस बात का उल्लेख नहीं है जिस रूप में आज बहाली हो रही है। जिस सिस्टम से बहाली हो रही है, कॉलेजियम सिस्टम, इसका उल्लेख हिंदुस्तान के संविधान में नहीं है। हिंदुस्तान का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है। लेकिन जिन लोगों के ऊपर यह जवाबदेही है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बन गए, उन लोगों ने खुद ही अपने पक्ष में एक सिस्टम बना लिया जिसको हम कॉलेजियम सिस्टम के नाम से जानते हैं। और कॉलेजियम सिस्टम में, उस सिस्टम के माध्यम से जो बहाली की प्रक्रिया है, भाइयों और मित्रों, दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा जिस तरह से बहाली की प्रक्रिया आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के लिए। वास्तव में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज लोग नहीं बहाल हो रहे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो रिटायर करने वाले लोग होते हैं उनका उत्तराधिकारी बहाल होता है। जज नहीं बहाल होते, उत्तराधिकारी बहाल होता है। और नतीजा है इसका नतीजा है कि देश में इतना बड़ा हमारा देश है, 130 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। इतना बड़ा देश, और इतना बड़ा देश में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली की प्रक्रिया है, उसका परिणाम है कि सिर्फ 250-300 परिवार के ही अधिकांश लोग, 80% लोग जज के रूप में इन्हीं परिवारों के लोग बहाल होते रहे हैं। सिर्फ 250 और 300 परिवार के लोगों का कब्जा है। आप पता कर लीजिए, कोई जज बनने की बात, कोई साधारण परिवार का कोई नौजवान जज बनने की बात कर ही नहीं सकता। जिस सिस्टम में 250 और 300 परिवार के लोग जज बन रहे हो, इस सिस्टम में गरीब लोगों को न्याय मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है, नहीं मिल रहा है। वहां कोई सोशल डाइवर्सिटी नहीं है। हर जगह सोशल डाइवर्सिटी की जरूरत है, लेकिन हम सोशल डाइवर्सिटी की बात, हम पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए क्या करें, दलित महादलित के लिए क्या करें, जो शोषित पीड़ित लोग हैं उनके लिए क्या करें। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इन वर्गों से जज, ओबीसी समाज का कभी कभी एक आध कोई जज मिल जाएगा, दलित महादलित समाज का भी एक आध कोई जज मिल जाएगा। नहीं होते हैं लोग जज। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज के रूप में इनकी बहाली नहीं होती। और ऐसा इसलिए है कि जो सिस्टम है उस सिस्टम में हो भी नहीं सकता है। और इस सिस्टम में न सिर्फ दलित महादलित पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोग, बल्कि सवर्ण समाज का भी, ब्राह्मण परिवार का, भूमिहार परिवार का, राजपूत परिवार का भी कोई नौजवान जो गरीब परिवार से आता है, पढ़ने में चाहे जितना भी तेज हो,
कितना भी मेरिट उसके पास हो, वह चाहे कि मेहनत करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हम जज बन जाए, उसके पास पैसा नहीं, पहुंच नहीं, पैरवी नहीं, तो वह भी जज नहीं बन सकता है, वह भी जज नहीं बन सकता है। ऐसी व्यवस्था जब तक हिंदुस्तान में रहेगी तब तक हम गरीबों को न्याय दिलाने का काम नहीं कर पाएंगे। तब तक जिस विरासत की बात हम कर रहे हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत की बात, शहीद जगदेव बाबू की विरासत की बात, स्वामी सहजानंद सरस्वती की विरासत की बात, सम्राट अशोक की विरासत की बात, हम उस विरासत के अनुकूल समाज का निर्माण नहीं कर पाए। इसलिए इस मुद्दा को भी आगे ले चलने की जरूरत है। इस मुद्दा को भी हम अपने एजेंडा में शामिल करेंगे।